मगध के शासकों ने केवल युद्ध और प्रशासन तक ही सीमित नहीं रहा, उनका योगदान कला, धर्म और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म के उदय और प्रारंभिक प्रचार में मगध की भूमि और राजाओं ने विशेष भूमिका निभाई। वैशाली, श्रावस्ती, कौशांबी और राजगीर के बौद्ध और जैन केंद्रों ने मगध को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया। नगरों में बन रहे स्तूप, मठ और शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मगध केवल राजनीतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का केंद्र भी बन चुका था। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, मगध का प्रतिद्वंद्वी और गणराज्य स्वरूप का प्रमुख महाजनपद था। वैशाली के लोग संघीय प्रणाली के तहत शासन करते थे, प्रत्येक गण में स्वतंत्रता और परिषद का अधिकार था। वज्जी संघ ने प्रशासन और न्याय में अद्वितीय संगठन विकसित किया था। वैशाली में कई छोटे नगर और गांव थे, जो एक दूसरे के साथ सैन्य और आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे। वज्जी के शासक अपने समय के सबसे अनुशासित और संगठित थे, लेकिन मगध की बढ़ती शक्ति के सामने उन्हें धीरे धीरे संघर्ष करना पड़ा। यदि आपने यहां तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अजातशत्रु के प्रयासों से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। यह विजय केवल सैन्य आक्रमण नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और कूटनीति का परिणाम थी। वज्जी संघ के नगर और पंचायतें मगध के अधीन हो गईं, लेकिन उनका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव लगातार बना रहा। वैशाली का पुरातत्व और स्तूपों का निर्माण इस तथ्य का प्रमाण है कि वज्जी ने धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देना जारी रखा। मगध और वज्जी का संघर्ष केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, ये साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नियंत्रण और धार्मिक प्रथाओं की प्रतिस्पर्धा का भी प्रतीक था। इन दोनों महाजनपदों ने उपमहाद्वीप की राजनीतिक चेतना, प्रशासनिक कौशल, नगर नियोजन और आर्थिक प्रणाली में अमूल्य योगदान दिया। इनके सिक्के, शिलालेख, स्तूप और मठ आज भी हमें उस युग की झलक दिखाते हैं। इस भाग में मगध और वज्जी की कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार एक छोटे से जनपद ने व्यापक साम्राज्य बनने की राह तय की, और किस प्रकार संघीय गणराज्य अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बना। बिंबिसार और अजातशत्रु की दूरदर्शिता, वैशाली की परिषद और संघीय व्यवस्था, पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग, नगर नियोजन और धार्मिक समृद्धि, ये सभी बातें महाजनपदों के योगदान को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। गंगा और सोन की घाटियों में जब सभ्यता ने अपने कदम बढ़ाए, तो उनमें सबसे सशक्त बनकर उभरने वाला जनपद मगध था। ये भूमि उपजाऊ थी, जल से भरपूर थी और चारों ओर पहाड़ियों की गोद में सुरक्षित मानी जाती थी। इसी कारण यहाँ का राज्य प्राचीन भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि इस महाजनपद का वास्तविक उत्थान हुआ बिंबिसार के समय, जिसने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन संभाला। बिंबिसार का स्वभाव बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। वह न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि कूटनीति का भी माहिर खिलाड़ी था। उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मगध को शक्ति और स्थिरता दी। कौशल की राजकुमारी से विवाह कर उसने काशी के अधिकार को सुनिश्चित किया और लिच्छवियों तथा मद्रों के साथ गठबंधन बनाए। बिंबिसार ने राजधानी राजगीर को मजबूत किलेबंदी और नियोजित नगर में बदला। नगर की दीवारें, चौकसी करती सेनाएं और व्यापार से भरे बाजार, सब मिलकर इसे एक जीवंत और शक्तिशाली नगर बनाते थे। उस समय पंचमार्क सिक्के लेन देन का माध्यम बने, जिससे व्यापार फला फूला और कर संग्रह सुदृढ़ हुआ। अन्न, लोहा, लकड़ी और नमक का व्यापार दूर दूर तक फैला और मगध की समृद्धि का आधार बना। बिंबिसार का शासन केवल राजनीतिक शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने संस्कृति और धर्म को भी महत्व दिया। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के प्रचारक मगध में सक्रिय हुए। बुद्ध ने राजगीर की पहाड़ियों पर उपदेश दिए और जैन तीर्थंकर महावीर का भी मगध से गहरा संबंध रहा। इस कारण ये भूमि धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र मानी जाने लगी। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा बना। अजातशत्रु का चरित्र कठोर और महत्वाकांक्षी था। उसने अपने ही पिता को बंदी बनाया और सत्ता अपने हाथ में ले ली।
उसके शासनकाल में मगध ने उत्तरी भारत की राजनीति पर अपना अधिकार जमाया। उसने वज्जी संघ से लंबा युद्ध किया जो कई वर्षों तक चला। अंततः अपनी कूटनीति और गुप्तचर नीति के कारण उसने वैशाली और वज्जी संघ को जीत लिया। कहा जाता है कि उसने युद्ध की तकनीक में नए उपकरणों का प्रयोग किया, जैसे रथ पर लगे युद्ध यंत्र और दुर्गों को तोड़ने के लिए प्रयुक्त महाशिला यंत्र। अजातशत्रु के समय मगध ने पाटलिग्राम में एक नई राजधानी की नींव डाली, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुई और इतिहास के सबसे महान नगरों में गिनी गई। यही नगर बाद में मौर्य साम्राज्य का हृदय बना। अजातशत्रु की सेनाएं शक्तिशाली थीं और उसके खजाने में व्यापार और करों से अपार संपत्ति आती थी। मगध के विस्तार और शक्ति के पीछे केवल सेना नहीं थी, बल्कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी थी। गंगा और उसकी सहायक नदियां व्यापार और परिवहन का सुगम मार्ग प्रदान करती थीं। राजगीर और पाटलिपुत्र जैसे नगरों के चारों ओर उपजाऊ मैदान थे, जहां धान और गेहूं की भरपूर पैदावार होती थी। लोहा और पत्थर जैसे खनिज भी यहां उपलब्ध थे, जिनसे हथियार और दुर्ग बनाए जाते थे। मगध की यही शक्ति थी जिसने उसे अन्य महाजनपदों से अलग किया। जहां अन्य जनपद अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं मगध ने उन्हें एक एक कर अपने अधीन कर लिया। मगध के शासक केवल युद्ध करने वाले नहीं थे, वे दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने राजधानी, प्रशासन, व्यापार और धर्म सभी को संतुलित कर अपने राज्य को स्थिर किया। इसी कारण मगध धीरे धीरे एक साधारण महाजनपद से भारतीय इतिहास का केंद्र बन गया। यही वह भूमि थी जहां से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार हुआ। यही वह भूमि थी जहां से साम्राज्य की परंपरा शुरू हुई, और यही वह भूमि थी जिसने आने वाले मौर्य और गुप्त जैसे महान राजवंशों की नींव रखी। गंगा की उपजाऊ घाटी के उत्तरी क्षेत्र में, जहां हिमालय की तलहटी से बहती नदियां धरती को सींचती थीं, वहीं वज्जी महाजनपद का उदय हुआ। यह महाजनपद अपने स्वरूप में अनोखा था, क्योंकि जहां अधिकांश जनपद राजतंत्र पर आधारित थे, वहीं वज्जी गणराज्य की परंपरा का प्रतीक माना जाता था। यहां सत्ता किसी एक राजा के हाथों में केंद्रित नहीं थी, बल्कि अनेक कुलों और गणों के प्रतिनिधि मिलकर शासन करते थे। वैशाली इसकी राजधानी थी, जिसे प्राचीन भारत का पहला संगठित गणराज्य नगर कहा गया है। वैशाली नगर चारों ओर से प्राचीरों और द्वारों से सुरक्षित था। नगर के बीचों बीच सभा भवन स्थित था, जहां 8000 से अधिक लिच्छवी गणपति मिलकर राज्य के विषयों पर विचार करते थे। शासन व्यवस्था में अनुशासन था और निर्णय सभा के सामूहिक मत से होते थे। ये व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि बुद्ध ने भी इसे अपने समय का सर्वश्रेष्ठ गणराज्य कहा। वैशाली का नगर केवल राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी गढ़ था। यहाँ के बाजारों में रेशम, नमक, धातुएं और घोड़े बिकते थे। वज्जी महाजनपद में लिच्छवे, विदेह, यात्रिक और मल जैसे अनेक गण सम्मिलित थे। उनमें लिच्छवियों का प्रभुत्व अधिक था। इनकी वंशावली को गौरवशाली माना जाता था और वे अपने साहस, युद्धकला और स्वतंत्रता प्रेम के लिए विख्यात थे। वैशाली की महिलाएं भी सम्मान और स्वतंत्रता का आनंद लेती थीं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ, जो वैशाली से जुड़ा था। इस कारण वज्जी की भूमि जैन धर्म की दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। साथ ही बुद्ध ने भी वैशाली का दौरा किया और यहाँ अपना उपदेश दिया, जिससे ये बौद्ध परंपरा का भी केंद्र बन गया। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है, तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वज्जी महाजनपद का वैभव केवल उसकी संस्कृति और राजनीति में ही नहीं, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति में भी था। गंगा के किनारे बसे इस राज्य के पास व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग थे। उत्तरी भारत से आने वाले व्यापारी यहां से गुजरते और वैशाली के बाजारों को समृद्ध करते। नगर की सड़कों पर रथ और बैलगाड़ियां गूंजती, तो वहीं शिल्पकार अपने औजारों से नए उपकरण और आभूषण बनाते। किंतु गणराज्य की यह शक्ति बाद में उसकी कमजोरी बन गई। सभा में निर्णय सामूहिक रूप से होते, जिससे त्वरित नीतियां बनाना कठिन हो जाता।
जब अजातशत्रु ने मगध की शक्ति के साथ वज्जी संघ को चुनौती दी तो वह लंबे समय तक इसका सामना करता रहा। दोनों के बीच युद्ध वर्षों तक चला। वज्जियों की सेनाएं बहादुर थीं, परंतु मगध की गुप्तचर नीति और कूटनीति ने धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर दिया। कहा जाता है कि मगध ने वज्जियों के बीच फूट डलवाने के लिए दूत भेजे, जिससे उनका संघ एकता खो बैठा। अंततः अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर लिया और वज्जी महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। यद्यपि वज्जी मगध द्वारा पराजित हुआ, किंतु इसकी ऐतिहासिक देन अमूल्य है। गणराज्य की परंपरा जिसने यहाँ जन्म लिया, वही आगे चलकर भारतीय राजनीति और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बनी। यह विचार कि जनता भी सत्ता का हिस्सा हो सकती है, वज्जियों की ही देन थी। वैशाली नगर आज भी स्मरण दिलाता है कि भारत में लोकतांत्रिक भावनाओं की जड़ें कितनी प्राचीन थीं। इतिहासकारों ने वज्जी की विशेषताओं की प्रशंसा की है। पाणिनि और कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथों में इसकी गणराज्य व्यवस्था का उल्लेख किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कई शताब्दियों बाद वैशाली के अवशेष देखकर लिखा कि यह नगर कभी अत्यंत वैभवशाली रहा होगा। इस प्रकार वज्जी महाजनपद भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जिसने राजतंत्र से परे एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत की और ये दिखाया कि एक राज्य केवल तलवार से ही नहीं, बल्कि सामूहिक विचार और जनता की सहभागिता से भी चल सकता है।